हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं JAIIB में पेपर नंबर 2 PPB की तैयारी, जहां पर हम मॉड्यूल डी की समरी ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉड्यूल बी बस अपने कुछ आखिरी 5 सेशंस बाकी हैं, जहां आज यूनिट 37 बोले तो एग्रीकल्चर लॉन्स के बारे में बात करेंगे, जहां एक न्यूमेरिकल भी मैं आपके लिए लाई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में प्रीवियस अटेम्प्ट्स में हमें दिखने को मिला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। एग्रीकल्चर लोन यूनिट 37। एग्रीकल्चर लोन हम समझते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, जहां 18% जो लोन दे रहा है एक डोमेस्टिक बैंक, चाहे वो RRB हो, चाहे SFB हो, या एक फॉरेन बैंक विद मोर देन 20 ब्रांचेज हो, 18% PSL में एग्रीकल्चर के लिए जाएगा, जिसमें से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को होगा और बैलेंस 8% बाकी फार्मर्स को दिया जा सकता है। ये हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में यूनिट 36 में पढ़ कर आए हैं। अब एग्रीकल्चर लोन में शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, मीडियम टर्म लोन्स हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स भी हैं, प्लस हमारे पास इनडायरेक्ट फाइनेंस की भी फैसिलिटी है। शुरू करेंगे शॉर्ट टर्म लोन के साथ। शॉर्ट टर्म लोन वैसे तो हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म वो सब होते हैं जो 12 महीने के अंतर्गत होते हैं, लेस देन 1 ईयर। बट जब मैं एग्रीकल्चर में चली जा रही हूँ तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन का ड्यूरेशन 18 महीने मतलब 1.5 साल है, अप टू 18 मंथ्स। और इसमें क्रॉप लोन्स, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में मल्टीपल अटेम्प्ट्स में मल्टीपल शिफ्ट्स में क्वेश्चन दिखने को मिला है, तो इम्पॉर्टेंट है। फॉर रेजिंग क्रॉप्स लोन्स, अगेन गोल्ड ऑर्नामेंट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, मतलब प्लेज करके ले रहे हैं। मीडियम टर्म 18 महीने से 36 महीने है और लॉन्ग टर्म 36 महीने के बियॉन्ड हो जाएगा, बियॉन्ड 36 मंथ्स। ओके, यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होता है मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स में। माइनर इरिगेशन पर्पस के लिए कोई पैसे की ज़रूरत है, कोई फार्म या लैंड में डेवलपमेंट करना है, फार्म को मैकेनाइज करना है, प्लांटेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, या कोई भी सपोर्ट जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट देती हैं एक्टिविटीज़, हेल्प, एड, सपोर्टिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, बायोगैस प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सब इंक्लूड हो जाता है आपके मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स के अंतर्गत। ठीक है, अगर हमें इनडायरेक्ट फाइनेंस मतलब लोन ले रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है बट नॉट डायरेक्टली, इसमें क्रेडिट फॉर फिनेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर के लिए पैसों की जरूरत है, खाद खरीदनी है ना, कोई पेस्टिसाइड चाहिए, कोई लोन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, मतलब बिजली का कनेक्शन कराना, उसमें खर्चा होता है, उसके लिए लोन चाहिए। लोन ग्रांटेड टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर एनर्जाइजिंग ऑफ पंप सेट्स अंडर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। अब ये फुल फॉर्म अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, REC स्कीम है। ओके, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख सकता है, लर्न फुल फॉर्म ऑल्सो, क्योंकि जैसे ही हमारे पास मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है तो वहाँ कॉरपोरेशन, कंपनी, कोऑपरेटिव सब गड़बड़ हो जाता है ना, इसलिए याद करना हमारे लिए डेफिनेटली प्रोडक्टिव रहेगा, जस्ट इन केस एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ओके, लोन्स टू इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वो ऐसे छिड़काव का काम चलता है खेतों में, इसे स्प्रे बोल रहे हैं, स्प्रेइंग ऑपरेशन करने के लिए किसी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन चाहिए, ले सकते हैं अंडर एग्रीकल्चर लोन्स। एडवांसेस टू स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर ऑनवर्ड लेंडिंग टू वीकर सेक्शन, भी स्टेट कॉर्पोरेशन को फर्दर लोन देना है वीकर सेक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो भी एग्रीकल्चर लोन के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक, चलिए, अब क्रॉप लोन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ हमारे मैकमिलन में भी दिए हुए, एग्जाम में भी आए हुए हैं, और इसी पे बेस्ड हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो भी है। ओके, तो मैं क्रॉप लोन बोलती हूँ तो क्रॉप के पर्पस के लिए जब लोन ले रहे हैं, है ना, इट फैसिलिटेट्स एग्रीकल्चर अंडरटेकिंग, जैसे कि आपको बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, इरिगेशन करने के लिए मैकेनाइजेशन चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल।
ये सब आपका क्रॉप लोन में आ जाता है। और कौन कौन ले सकता है? हु कैन अवेल दिस क्रॉप लोन? एग्रीकल्चरिस्ट ले सकते हैं, टेनेंट फार्मर्स मतलब जिनका ओनर, जो ओनर नहीं है उस लैंड के, बट उन्होंने किराए पे या पगड़ी पे या सम प्रोसेस से उन्होंने टेनेंट बने हुए हैं उस प्रॉपर्टी के, उस लैंड के, और वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। शेयर क्रॉपर्स मतलब आधी जमीन पे किसी और का, आधी पे किसी और का, या लेट्स से धान उगा रहे हैं, यहाँ पे गन्ना उगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। यस, फॉर टू कल्टिवेट द लैंड आर एलिजिबल फॉर दीज लोन्स। ये लोग एलिजिबल हैं, दीज पीपल आर एलिजिबल फॉर क्रॉप लोन। ठीक है। अब लोन्स अमाउंट आर वर्कड आउट ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्टीवेशन, स्केल ऑफ फिनेंस। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोन का अमाउंट कहाँ से, किस पे बेस्ड होता है? स्केल ऑफ फिनेंस। ठीक है। For each crop per acre of crop cultivated, keeping a margin of say let's 10%। हम यहाँ से मैं अभी न्यूमेरिकल समझाऊंगी, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे नहीं भी समझ आया वहाँ पे समझ आ जाएगा, न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगी अभी मैं। ओके, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। इफ यू रिमेंबर, मैंने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में आपको बताया था, मार्जिनल फार्मर जिसके पास 0 to 1 HA है, और स्मॉल जिसके पास 1 to 2 HA है। देखो यहीं पे दे रखा है, 0 to 1 मार्जिनल फार्मर्स, 1 to 2 HA हमारे पास स्मॉल फार्मर्स हैं। इसके ऊपर जाते हैं तो हमारे पास सेमी मीडियम है और लार्ज है। लार्ज तो 10 HA से ऊपर, हेक्टेयर से ऊपर आता है, तो आप लार्ज आते हैं। बट जो सबसे बड़ा चंक आ रहा है वो मीडियम में आ रहा है, 4 to 10, और 2 से 4 आपके यहाँ सेमी मीडियम। तो कैसे याद करेंगे? नीचे से ऊपर याद करेंगे। मैंने नीचे से ऊपर याद किया हुआ, अगर आपको लगता है आप ऊपर से नीचे याद कर सकते हैं तो वैसे याद कर लीजिए। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 10, and more than 10. This is marginal, small, semi-medium, medium, and large. These are the formulas that we need to remember just in case MCQ बन जाता है तो वापस यहाँ पे डेटा बेस्ड है, सिंपल है, बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब KCC, one of the most important topics of this chapter. KCC is one of the most important topics of this chapter. ये स्कीम के अंतर्गत, ये कब वाली स्कीम कब बनी? 1998 में बनी। कौन से ईयर में? 1998। यहाँ पे सेकेंड नरसिम्हम कमेटी भी बनी थी। अब मैंने अपने ब्रेन को ऐसे याद कराया है, बट अगर आपको लगता है आप 1998 को किसी और तरीके से याद कर सकते हो, वेल एंड गुड। ओके, फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट, जितना चाहिए और टाइमली, क्योंकि अगर लेट मिलेगा, अगर मान लेते हैं वो सीजन ही निकल गया जब मुझे पैडी उगाना था, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी अब पैसों का? यस, आई नीड टाइमली सपोर्ट। okay, for the bank, from the banking system under a single window which with flexible and simplified procedure। एक ही विंडो में पूरा प्रोसेस होना चाहिए, बार बार ज्यादा तामझाम होगा, बार बार जा नहीं पाएगा, है ना। फॉर टू द फार्मर्स फॉर द कल्टीवेशन एंड अदर नीड्स, जैसे कि एग्रीकल्चर इनपुट चाहिए उनको, जैसे कोई सीड्स खरीदने हैं, कुछ बीज खरीदने हैं, कुछ खाद खरीदनी है, कुछ पेस्टिसाइड्स लेने हैं, या प्रोडक्शन की नीड्स के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। फर्दर एक्सटेंड करी गई स्कीम फॉर द इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स, जैसे कि कोई एलईडी या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। कौन से साल में आई थी? 2004 में। वैसे ईयर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, जस्ट इन केस आ जाता है तो हमने एक आध बार पढ़ रखा होगा। एक पोजीशन में होंगे जहाँ प्रोबेबिलिटी हम इंक्रीज कर लेते हैं अपना आंसर करेक्ट देने की। ईयर बेस्ड क्वेश्चन हमें बहुत दिखे नहीं है प्रीवियस फ्यू अटेम्प्ट्स। 2018-19 के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ फैसिलिटी टू केसीसी, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड उन लोगों को भी मिलेगा जो फिशरीज में है ना, या एनिमल हस्बेंड्री में है, ताकि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे, जो बिजनेस चलाने के खर्चे होते हैं, उनको टेक केयर कर सके। बट ये कौन से बजट में आया था? 2018-19 के बजट में आया था। ओके, अब जो रिवाइज्ड केसीसी स्कीम है, ओके, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स भी आ गए फार्मर्स को एज पर दे लैंड होल्डिंग, की वो मार्जिनल है, स्मॉल है, सेमी मीडियम है कि लार्ज फार्मर्स हैं,
है ना, वो उसके उसके डिपेंडेंसी पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। बेसिकली जैसे किसी की सैलरी 20,000 है, किसी की 20 लाख है, ओके, तो उसको वैसे ही लिमिट मिलता है ना क्रेडिट कार्ड का, उसी तरीके से मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। टू मीट शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट, जैसे कल्टीवेशन करना है, सामान हमने हार्वेस्टिंग तो कर दिया, अब उसको काटने के, उसको स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उसके भी पैसे लगेंगे। तो पोस्ट हार्वेस्ट या प्रोडक्शन मार्केटिंग लोन के लिए भी केसीसी यूज किया जा सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फॉर फार्मर हाउस होल्ड, हाँ फार्मर को घर में खाने के लिए भी तो कुछ पैसे चाहिए ना, उसके लिए भी केसीसी यूज किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसको 2 से 3 बार हमको पढ़ना है, 2 से 3 बार हमें पढ़ना है, ठीक। चलिए अब आ गया वो न्यूमेरिकल जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। कलर ले लेती हूँ मैं रेड, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब एक बंदा है, एक स्मॉल फार्मर है, इसका लैंड होल्डिंग 2 एकड़ है। हम समझते हैं 1 से 2 एकड़ वाले आपके पास स्मॉल में आते हैं, 2 से 4 सेमी मीडियम में आते हैं, 4 से 10 मीडियम में आते हैं, और 10 के ऊपर चले जाते हैं लार्ज में, और 0 to 1 किस में आते हैं, मार्जिनल फार्मर्स में आते हैं। एक लैंड होल्डिंग है 2 एकड़ की, ठीक है। 1 एकड़ में उन्होंने पैडी लगा रखा है, स्केल ऑफ फिनेंस प्लस क्रॉप इंश्योरेंस है 11,000 पर एकड़, और 1 एकड़ में उन्होंने शुगर केन लगाया हुआ है। यहाँ पर स्केल ऑफ फिनेंस प्लस क्रॉप इंश्योरेंस है 22,000 रुपीज का, ठीक है। अब लीड इन एक्टिविटीज में जो पैसे डाले हैं, 1+1 डेयरी फार्मिंग लिया है, डेयरी यूनिट लिया है इन्होंने 1 यूनिट, तो मतलब अगर 1 यूनिट 20,000 पर एनिमल की है, 1+1 है तो 20+20 40,000 आ जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ पंप हो रहा है 3rd ईयर में, जो कि 30,000 रुपये है 1 यूनिट, तो वो भी हम ऐड करेंगे। अब अगर मैं क्रॉप लोन कंपोनेंट देखूं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना दे रखा है हमको, 11,000 और 22,000, तो ये बन गया 11+22 = 33,000। इस 33,000 में 10% की हमें हाउस होल्ड एक्सपेंस ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड क्या कर देंगे, 10% टूवर्ड्स पोस्ट हार्वेस्ट या हाउस होल्ड एक्सपेंस। ये अपने आप हमेशा ये 10% ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज मेंशन इन द एग्जामिनेशन, तो ये 10% ही रहेगा। ओके, तो 33,000 का 10% 3300 प्लस 20% फार्म मेंटेनेंस में जाएगा। ये भी ऐसे के ऐसे ही है, हमेशा 10% जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट, 20% जाएगा फार्म मेंटेनेंस। ये 33,000 का 10% 3300, 33,000 का 20% 6,600। अब जब इसमें ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, अमाउंट आएगा 42,900। अब क्वेश्चन में, ये बुक का क्वेश्चन, मैकमिलन का क्वेश्चन है, 42,900 को इन्होंने राउंड ऑफ करके 43,000 कर दिया। तो जो भी 1st ईयर का होगा उसे 5 ईयर तक हमें लेकर जाना है, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज मेंशन। हर साल 10% इसमें ऐड करते जाएंगे, जो भी अमाउंट पिछले साल का आएगा। जैसे यहाँ पे 42,900 था, तो हमने इसे 43,000 मान लिया। 43,000 का 10% इज 4,300। अब 42,900 प्लस 43,000 करते हैं तो क्या अमाउंट आएगा, 42,900 प्लस 4,300, 47,200। 47,200 को हम अगर राउंड ऑफ कर लेते हैं, 47,000 मान लेंगे। 47,000 का 3rd ईयर में 10% ऐड करेंगे तो ये 4700 आएगा। ओके, इस 47,200 को हम राउंड ऑफ करके बना लेते हैं 47 के, और इसका 10% बोलते हैं तो 4700 आएगा, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यस, 3rd ईयर में 10% और ऐड किया, बन गया 4700। अब 47,200 में 47,200 में 4700 ऐड करते हो तो बनता है 51,900। 51,900 को 52,000 कन्वर्ट कर लेते हैं और उसका 10% निकालते हैं तो बन जाता है 5,200। ये बना 4th ईयर में, ये अमाउंट आ गया। इसको इसमें ऐड किया, 51,900 को ऐड किया 5,200 में, तो ये बन गया 57,100। 57,100 को राउंड ऑफ करके 57,000 कर लिया। 57,000 का 10% इज 5,700, ये रहा 5,700।
इसको इसमें ऐड किया, बन गया 62,800। 62,800 को राउंड ऑफ करके 63,000 बना लिया और इस फिगर को बना लिया, इस फिगर को हमने नाम दे दिया ए। ये हमेशा ऐसे ही कैलकुलेशन होगी, हर साल 10-10% ऐड करते रहेंगे एज एन एक्सपेंस। ओके, इतना अमाउंट लोन लिया जा सकता है एज अ फार्मर इफ यू हैव 2 एकड़ ऑफ जमीन, और ये स्केल ऑफ फिनेंस के अकॉर्डिंग आपको लोन मिलेगा ना, सैंक्शनिंग होगी। अब इसके अलावा आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि 20,000 पर यूनिट आपको डेयरी यूनिट चाहिए फर्स्ट ईयर में, 1 + 1 तो 20 + 20 = 40,000, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट हुआ 30,000। 40,000 + 30,000 = 70,000। अब इस ए में जो भी अमाउंट आया था 63,000, उसमें ये 70,000 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, उतने का लोन मिल जाएगा। कैसे किया हमने, फर्स्ट ईयर में बोला 1 + 1 डेयरी है, 20 × 2, 20K × 2 = 40,000 ये रहा, और थर्ड ईयर में रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखे 30,000। जो ये अमाउंट आया 70,000, इसमें A + B कर देंगे, this A and this B gets added and you get 1,33,000 as your maximum permissible limit। इतना मैक्सिमम लोन आपको मिल सकता है ऑन योर क्रेडिट कार्ड और व्हाट्सएवर इज द प्रोसेस। तो केसीसी की लिमिट क्या हो जाएगी, 1,33,000 रुपये। एम आई क्लियर? ऐसे क्वेश्चन अगर बनेगा तो बनेगा 1 या 2 नंबर का, ठीक है। एक आध बारी से देखोगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस क्वेश्चन, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन। ना, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान, पीएम आशा बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जो ये पीएम आशा है, इस स्कीम का एजेंडा क्या है, गोल क्या है, एम क्या है कि इंश्योर किया जा सके फेयर प्राइस टू द फार्मर्स एंड देयर प्रोड्यूस। मान लेते हैं टमाटो का फेयर प्राइस 50 रुपीज पर केजी डिसाइड हुआ, तो एटलीस्ट उतना तो मिलना ही चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये है एजेंडा। ओके, PSS will be set up by the Food Corporation of India along with NAFED। अब यहाँ से एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, बट मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए इसे लर्न करने की। जो PSS है किसके अंतर्गत बना है, फूड कॉर्पोरेशन के साथ NAFED। NAFED एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जब मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात भी कर रही हूँ। ठीक जी। What is PSS? That is Private Procurement and Stockist Scheme. That is PPD, PPS ये just for information है, Price Support Scheme है PSS, Price Support Scheme है PSS, तो this is just for read। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में यहाँ पर भी बात करेंगे, IEN IFS में भी बात करेंगे। तो 2016 में प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना रिप्लेस कर दिया, सारे जो उस समय इंश्योरेंस स्कीम इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेट कर रही थी उन सबको हटा दिया गया और वापस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ गई। ये एजेंडा क्या है कि सपोर्ट किया जा सके प्रोडक्शन में इन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस, कि भैया अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, इसके जैसे इंश्योरेंस आपका क्रॉप ही खराब हो गया तो पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आई। ठीक है, टू एंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इज डिटेल्ड रिस्क कवर ऑफ क्रॉप्स टू फार्मर्स अगेंस्ट ऑल नॉन प्रिवेंटेबल, जैसे मान लेते हैं लड़ाई हो रही है लोगों के बीच में, उसकी वजह से क्रॉप खराब हो गई, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, सिर्फ नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क कवर होगी। ध्यान से, नेचुरल रिस्क वो भी है, मैन मेड नहीं होगी। ओके, फ्रॉम प्री सोइंग, बोने से पहले से पोस्ट हार्वेस्टिंग तक, ऑन एन एरिया अप्रोच बेसिस, कितना एरिया उसके अकॉर्डिंग। मान लेते हैं आपने ढंग से नो सिक्योरिटी क्रिएट नहीं करी थी अपने फार्म की और नो वाइल्ड पिग्स आ गए, इसके वजह से आपका क्रॉप खराब हो गया, यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा। ऑल नॉन प्रिवेंटेबल, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गई, आपके हाथ में नहीं है ना। नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क से जो एक्सपोजर है
उससे कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवरेज मिलता है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. ओके, देयर विल बी अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 2% टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर ऑल खारिफ क्रॉप्स. सारे खारिफ क्रॉप्स के लिए 2% है और राबी क्रॉप्स के लिए 1.5% है. यहां से क्वेश्चन बना है पहले भी, दोबारा ही बन सकता है. खारिफ क्रॉप्स के लिए 2% प्रीमियम है फ्लैट, और राबी क्रॉप्स के लिए 1.5% प्रीमियम है फ्लैट, जो फार्मर्स को देना होता है. ये हम लर्न करेंगे, ये डेटा हमें लर्न करना है. ठीक है. और अगर मैं एनुअल कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो है 5%. ओके, जो डिफरेंस है अगर प्रीमियम रेट का, एंड द रेट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस पेबल बाय फार्मर शैल बी शेयर्ड इक्वली बाय द सेंटर एंड द स्टेट. लेट्स से एक खारिफ क्रॉप के बारे में बात करती हूँ, इसको ऐसे एग्जांपल लेते हैं. एक खारिफ क्रॉप है, ठीक है, उसमें प्रीमियम देना है 2% फार्मर को. मान लेते हैं जो बैंक से रेट आया है वो आया है 5%. तो इसमें से 2% तो फार्मर देगा और बैलेंस 3%, जो बैलेंस 3% है वो देगा सेंटर, एंड स्टेट में डिवाइड हो जाएगा 1.5%. एम आई क्लियर? ये बात है इस बुलेट के अंदर. आधार मैंडेटरी है, ये स्टेटमेंट इटसेल्फ से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है. जो कोई लोकल नेचुरल कैलामिटीज है, लैंडस्लाइड, हेलस्टॉर्म, ये सब कुछ कवर होती है. calamities leading to loss of yield like floods, dry spells, droughts, etc. सब clear include होता है. Pest infection that causes yield loss is also covered under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. Okay, अब losses that are occurred after harvesting crops, harvest हो गया, loss उसके बाद भी हो सकता है ना, वो भी स्कीम में आ जाता है. जैसे कि कोई साइक्लोन आ गया, अनसीजनल सेल आ गई, साइक्लोनिक रेन्स आ गई, बट क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या किसके अगेंस्ट सेफ्टी या रिस्क इंक्लूड नहीं होती है. लॉसेस अकर ड्यू टू वॉर और सिमिलर हजार्डस एक्टिविटीज. लॉस ऑफ yield ड्यू टू एक्ट ऑफ एनिमिटी और राइट्स, लड़ाई हो गई, अपना में लड़ाई झगड़ा हो गया. yield डिस्ट्रक्शन बाय डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, जैसे मैंने आपको बताया, नील गाय आ गई, खराब कर गई. ठीक है. कंटेमिनेशन ड्यू टू न्यूक्लियर रिस्क. मैलिशियस डैमेज यील्डिंग टू यील्ड कार्नेज, जानबूझ के मैलिशियस, आपका एजेंडा ही गलत है. तो ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होती है इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. ठीक, ओके, क्लियर? ठीक है. एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर भी हो गया डन. अगर कुछ छोटी मोटी बातें रहती हैं, कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, नंबर बेस्ड मतलब कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे 3.5 मिलियन, 2 मिलियन, ऐसे आप पढ़ेंगे हाउसिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ एमसीक्यू में कवर करूंगी. Okay, for now I'll take your leave my dear bankers and see you with next chapter. Unit 38 पढ़ेंगे, Unit 39 पढ़ेंगे. थोड़े डिटेल चैप्टर्स अब आ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा उनमें इन कंपैरिजन टू द टाइम दैट वी आर स्पेंडिंग राइट नाउ. बट यूनिट 38, 39, 40 थोड़ा समय ज़्यादा मांगेंगे. 41 तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो हम 10-15 मिनट मैक्सिमम में कर लेंगे. उसके बाद हम मॉड्यूल सी की ओर चलेंगे. Okay, for now I'll take your leave. This is your friend and your teacher CM Mendisha Dua signing off for today. Bye bye.